गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में छात्रों आज आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और कंसेप्ट ऑफ पावर यानी कि शक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, लोकतंत्र उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके थे। आज हम शक्ति, निश्चित तौर पर शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति जिसको हम पावर के नाम से संबोधित कर सकते हैं और वर्तमान में जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है राज्य, सरकार, कानून आदि से शक्ति तत्व का बोध होता है। राज्य, सरकार, कानून आदि से शक्ति तत्व का बोध होता है। राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीति में हम जिस शक्ति का पर चर्चा करते हैं वो राजनीतिक शक्ति है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक शक्ति का अर्थ है मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। राजनीतिक शक्ति का अर्थ होता है मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। तो हम ये कह सकते हैं मस्तिष्क पर नियंत्रण। तो राजनीतिक शक्ति का अर्थ होता है मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। इसी प्रकार हम जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में वर्तमान में जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना जाता है। तो वर्तमान में जो राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि को शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कैटलिन और लासवेल ने कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो ये कैटलिन और लासवेल महोदय ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विलियम्स रॉबर्टसन राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति माना है। विलियम्स रॉबर्टसन यानी कि विलियम रॉबर्टसन ने राजनीति विज्ञान को समाज में शक्ति, उसकी प्रकृति, आधार, क्रियाओं, विषय विस्तार तथा परिणाम से संबंधित सामाजिक विज्ञान माना है। विलियम्स ने राज्य में होने वाली जो कार्यकलाप है और उन कार्यकलाप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देता है, सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देता है। तो निश्चित तौर पर विलियम्स रॉबर्टसन ने शक्ति, समाज, प्रकृति उन सब में होने वाले जो सामाजिक क्रियाकलाप ये क्रियाकलाप है, उसको ही सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देता है विलियम्स रॉबर्टसन ने। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है उस राजनीति विज्ञान में शक्ति ही प्रमुख तत्व है। तो निश्चित तौर पर
प्राचीन समय में भी राजनीतिक दार्शनिकों एवं चिंतकों ने भी शक्ति की अवधारणा की उपेक्षा नहीं की थी। जिस प्रकार से चाहे वर्तमान हो चाहे प्राचीन काल में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने भी शक्ति की अवधारणा की अवहेलना नहीं की थी। जैसे कौटिल्य ने स्पष्ट किया है कि समस्त सांसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति है। जिस प्रकार से कौटिल्य ने यह कहा कि समस्त शक्ति का आधार दंड है, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं है। जब तक आप लोगों में भय नहीं दिखा पाएंगे, दंड नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो किसी कार्य की अवहेलना करते रहेंगे। और अगर अपन जैसे आप दंड के आधार पर शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो कार्य निश्चित तौर पर आसानी से कर पाएंगे। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के अभाव में राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। जब अगर आपके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आप राजनीति को अपने ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाएंगे, बुलंदियों तक नहीं ले जा पाएंगे। तो हम राजनीति विज्ञान को इस प्रकार से इसकी अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, सरकार, कानून आदि से शक्ति तत्व का बोध होता है। जैसे राज्य, सरकार, कानून आदि से शक्ति तत्व का बोध होता है। राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ होता है मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। तो निश्चित तौर पर मनुष्य के कार्य एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण है, वही शक्ति है, वही पावर है। उसी कड़ी में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित विद्वानों के आधार पर दे सकते हैं। वो इस प्रकार से वो देखें। तो बच्चों, शक्ति की जो परिभाषा है उसमें पहला विद्वान है रॉबर्ट ब्रास्टेड। इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि योग्यता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं ना कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो पहली परिभाषा में रॉबर्ट ब्रास्टेड ने कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो शक्ति का एक बाहुबली के आधार पर, एक धन बल के आधार पर, एक आर्थिक आधार पर प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी एक योग्यता है, एक क्षमता है, एक क्वालिटी है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं मैकाइवर। उसी प्रकार एक मैकाइवर नाम के विद्वान है, उन्होंने भी शक्ति को परिभाषित किया है। मैकाइवर ने शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करना तथा व्यवहार को नियंत्रित करना
विनियमित विनियमित तथा निर्देशित करने की क्षमता है, तथा निर्देशित करने की क्षमता है। तो मैकाइवर ने कहा है कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित तथा विनियमित और निर्देशित करने की क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैकाइवर ने कहा है कि शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित तथा निर्देशित करने की क्षमता है। अर्थात शक्ति का अर्थ होता है दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण तथा प्रभुत्व। अर्थात शक्ति का अर्थ होता है, अर्थात शक्ति का अर्थ होता है दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना, दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना या प्रभुत्व स्थापित करना। तो निश्चित तौर पर मैकाइवर महोदय ने यह कहा है कि शक्ति जो पावर है, शक्ति और पावर दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करती है और अपनी सत्ता कायम करती है, अपना वर्चस्व स्थापित करती है। अर्थात सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने की उनमें सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने की उनकी हर पुरजोर कोशिश होती है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर्गन्सी, उसी प्रकार दूसरे विद्वान थे आर्गन्सी ने भी शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, आर्गन्सी। उसी प्रकार आर्गन्सी ने ये कहा कि शक्ति दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित, दूसरे के व्यवहार या दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार, दूसरे के व्यवहार या आचरण को अपने लक्ष्य तक प्रभावित करने की क्षमता है। तो सारांश यही होता है कि शक्ति दूसरे पर अपना अधिकार, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको अपने अधीन या अपनी ओर प्रभावित करने की क्षमता है। तो निश्चित तौर पर जो शक्ति है, शक्ति राजनीति विज्ञान का एक अहम बिंदु है, एक अहम पहलू है। उसी प्रकार मार्गन्थाओं के अनुसार भी जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं, जब हम मार्गन्थाओ एक बहुत ही अच्छे विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जब हम शक्ति पर चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्य के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है। राजनीतिक शक्ति से हमारा तात्पर्य उन शक्तिधारियों के आपसी संबंधों व उनके तथा सामान्य जनता के संबंधों से होता है। तो निश्चित तौर पर जो मार्गन्थाओ के अनुसार राजनीति विज्ञान की स्पष्ट परिभाषा दी गई थी, तो उसमें आर्गन्सी नाम के भी विद्वान थे, उन्होंने भी शक्ति, जो शक्ति है वो चाहे एक राष्ट्र हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दूसरे राष्ट्रों को या दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना या अपनी ओर प्रभावित करने या उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का जो वर्चस्व है, प्रभुत्व है, वो कायम करते हैं। तो निश्चित तौर पर दूसरे को व्यवहार को नियंत्रित और उस पर अपनी छाप लगाने की कोशिश ही राजनीति विज्ञान में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्रों, आप जो शक्ति है, शक्ति की जो परिभाषा उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में हम शक्ति के प्रकार देखेंगे, शक्ति के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। शक्ति के प्रकार, शक्ति को 3 भागों में बांटते हैं, शारीरिक,
मनोवैज्ञानिक और आर्थिक। शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकार। पहला प्रकार देखिए आप, शारीरिक शक्ति। पहला है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति। इसका दूसरा रूप देखिए मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति। तीसरा रूप देखे आर्थिक शक्ति। तीसरा रूप देखे आर्थिक शक्ति। क्वेश्चन आता है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति का अर्थ बताइए, या शक्ति का अर्थ बताते हुए उसके प्रकार, शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है उसके प्रकार बताइए। तो आपको यही पूछेगा शक्ति है कितने प्रकार की है, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। तो हम ये बताए थे शक्ति के प्रकार। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति को तीन आधारों में, तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहली शक्ति के पहला प्रकार है शारीरिक शक्ति। पहला है शारीरिक शक्ति। दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्ति। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति मनोवैज्ञानिक तीसरा रूप हम ये कह सकते हैं आर्थिक शक्ति। वर्तमान में शक्ति के, राजनीति में शक्ति के जो आधार है, ये तीन आधार हो सकते हैं, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। वर्तमान में ही नहीं, प्राचीन काल में भी शक्ति के तीन स्तंभ बहुत ही मजबूत रहे। जिनके स्तंभ मजबूत थे, तीनों शारीरिक बल, शक्ति के आधार पर वो सुदृढ़ है, तो निश्चित तौर पर वो कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है, पावरफुल है, तो उसको आसानी से समस्या से, कोई भी बड़ी समस्या है उस समस्या से निजात पा सकता है। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक शक्ति, अगर व्यक्ति में दिमाग है, बुद्धि है, तो बुद्धि के आधार पर बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं आर्थिक आधार पर वर्तमान में सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक आधार है, जो पावरफुल है पैसों के आधार पर। लेकिन हम ये कह सकते हैं राजनीति में ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सैनिक शक्ति हो। सैनिक शक्ति में भी तीन प्रकार की होती है, जल, थल और वायु। अगर वो तीनों सेनाएं मजबूत होगी तो वो देश बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। मनोवैज्ञानिक अगर व्यक्ति में दिमाग है, बुद्धि है, तो शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को वो अपने हिसाब से समन्वय स्थापित करके अपनी शक्ति का वर्चस्व, अपना दबदबा कायम कर सकता है। उसी प्रकार आर्थिक शक्ति जो रुपए के आधार पर, तो वर्तमान में राजनीतिक शक्तियों में सबसे जो शक्तिशाली है, पावरफुल है, वो यूएनओ संयुक्त राज्य अमेरिका है। और वर्तमान में हम ये कह सकते हैं वो सुपर पावर है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं जो भी राष्ट्र सुपर पावर बनना चाहता है, तो सुपर पावर है, उनके पास तीनों
बाहुबली शारीरिक शक्ति कह सकते हैं। वो देखिए, प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, तो निश्चित तौर पर, लेकिन वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना राज्य सत्ता के अधीन है। क्योंकि सेना राजनीतिक शक्ति के अधीन है, और जब सेना राजनीतिक शक्ति के अधीन है, जब सेना की इस अधिनिष्ठ सेना की इस अधिनिष्ठ स्थिति का अंत होता है, तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। तो कहने का अभिप्राय यही है, शारीरिक शक्ति चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, और जिस राष्ट्र में राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक सरकारें हैं, उन सरकारों के अधीन सेना उनके अधीनस्थ होती है। और जब सेना उनके अधीनस्थ होती है, और कभी कभार ये भी आ जाता है कि वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो जाता है, तख्ता पलट, और जब तख्ता पलट हो जाता है तो वहां पर सरकार का कोई औचित्य नहीं होता है, सैनिकों का वर्चस्व हो जाता है। जिस प्रकार से 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा नवाब सरकार की जो सरकार है, नवाब जो सरकार उसको पदस्थ करके उसको पद से मुक्त करके वहां पर सैनिक शासन स्थापित कर लिया था। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तख्ता पलट, तो वहां पर लोकतंत्रात्मक सरकारों का अंत हो जाता है और तानाशाही सरकार स्थापित हो जाती है। तो हम इसको विभिन्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति को उस प्रकार से प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीन है। राजनीतिक सत्ता के अधीन है। जब सेना की अधीन स्थिति का अंत होता है, तब राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अनेक देशों में ऐसा हुआ है कि राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में स्थानांतरण हुआ है। प्रौद्योगिकी के कारण शारीरिक शक्ति कई भागों में विभक्त रहती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ITI के माध्यम से, जो प्रौद्योगिकी शक्ति के माध्यम से ये शक्ति विभाजित हो जाती है। शारीरिक शक्ति कई भागों में बढ़ जाती है, जिसमें स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना तथा प्रेक्षपात्रों वाले परमाणु शक्ति का केंद्र प्रमुख है। इस प्रकार की विभाजन से राजनीतिक सत्ता को सुरक्षा प्राप्त होती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक शक्तियां होती हैं, राजनीतिक शक्तियां सैनिक शक्ति के अधीन होती है, लेकिन वर्तमान में जो नई तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शक्तियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो शारीरिक शक्ति है उसमें जल सेना, वायु सेना और थल सेना, उनको अलग अलग भागों में डिवाइडेशन किया और उसके माध्यम से शक्ति का विभाजन हो जाता है। और नए नए कल कारखाने, प्रौद्योगिकी, प्रेक्षपात्र, नई नई मिसाइलें का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ावा देता है और वो व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाता है। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक शक्ति, जिसको मन मस्तिष्क की, जिसको हम बुद्धि के आधार पर शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में ये शक्ति बहुत ही, जिसको हम ये कह सकते हैं कूटनैतिक शक्तियां, कूटनैतिक शक्तियों का प्रयोग करने के साथ ही वो व्यक्ति अपने बुलंदियों तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे वो सुपर पावर बन जाता है। तो उसको देखिए, मनोवैज्ञानिक शक्ति व्यक्तियों के मस्तिष्क को और भावनाओं को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति व्यक्तियों और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति वह शक्ति है जो मनुष्य के मस्तिष्क को नियंत्रित और प्रभावित करती है। यह प्रचार माध्यमों के द्वारा, प्रचार प्रसार के माध्यमों के द्वारा लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। गणतंत्र दिवस की परेड के समय भारत विभाजन टैंकों के विशिष्ट हथियारों का प्रदर्शन करता है, जिसका उद्देश्य पुरुषों को यह दिखाना है कि भारत सैन्य दृष्टि से काफी शक्तिशाली है। जब
के प्रयोग के द्वारा दूसरे देश की नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाए तो यह मनोवैज्ञानिक शक्ति है। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मनोवैज्ञानिक आधार पर आघात पहुंचाना, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, विवश कर सके। जिस प्रकार से जब भारत देश में 26 जनवरी 15 अगस्त या कई सैनिक रैलियां या सैनिक इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है, सैनिक प्रदर्शनें की जाती हैं, उसमें भारत देश अपनी शक्ति, अपनी मिसाइलें, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायुसेना, उसके प्रेक्षपातर, परमाणु शस्त्र, उनका प्रदर्शन करवाता है। और जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ये देखिए, ये प्रचार प्रसार और की जो प्रदर्शनियां देखता है, जिससे कि दूसरे राष्ट्र ये सोचते हैं कि ये देश बहुत ही शक्तिशाली है, हम उनसे लड़ाई दंगा या किसी प्रकार का कोई पंगा ना ले, और अगर हम लेंगे तो हमको नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर वो बात के अधीनता या अन्य कारणों से उसके अधीनस्थ रहकर कार्य करता है और वो ऊंची आवाज में आवाज नहीं कर पाता है। तो निश्चित तौर पर ये प्रदर्शनियां, ये 26 जनवरी 15 अगस्त की जो परेडों में भारत के जो प्रेक्ष पात्र है, उनका प्रदर्शन इसी आधार पर किया जाता है कि जब कोई राष्ट्र कमजोर हो, चाहे वो शक्तिशाली हो, तो उनको ये एहसास हो, उनको ये आभास हो कि भारत में किसी राष्ट्रों से कम नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनका आधार यही होता है कि मनोवैज्ञानिक शक्ति दूसरे के मनों को नियंत्रित करती है, दूसरे के मनों को प्रभावित करती है। इसके माध्यम से ये शक्ति बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का निकाय करना, विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाने मात्र से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यापार के माध्यम से उस देश में राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से निर्भर बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं, जो आर्थिक आधार है, आर्थिक आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, स्वयं डिपेंड नहीं है, हमेशा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है। तो उनका मेन मकसद यही होता है, जैसे कोई कमजोर राष्ट्र है, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना, व्यापार का आयात निर्यात करना, लेकिन व्यापार के आयात निर्यात के साथ साथ ही उनमें वस्तुओं का आयात निर्यात के साथ ही वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है, उनका भी आयात निर्यात आदान प्रदान हो जाता है और धीरे धीरे उनकी जो संस्कृतियां है, उनका जो वर्चस्व है, जो दबदबा वहां पर कायम हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शक्ति है, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक शक्ति को हम माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, इसलिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा होता है। किसी भी राज्य का विदेशी व्यापार केवल अपनी वस्तुओं का विक्रय करना और विदेशी मुद्रा कमाना मात्र से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यापार के माध्यम से उस देश में राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अपने विदेशी निर्यात के माध्यम से एक राज्य चाहे तो किसी भी अन्य राज्य को आर्थिक दृष्टि से निर्भर बना सकता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य को निर्भर बनाने का मेन मकसद आर्थिक आधार ही, आर्थिक शक्ति ही है। इसके बाद में हम शक्ति के प्रयोग में लेने वाले साधन शक्ति को किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, उनकी जो पद्धतियां हैं वो देखें। शक्ति को प्रयोग में लेने वाली 4 शक्तियां हैं। शक्ति को प्रयोग में लेने वाली 4 शक्तियां हैं, साम, दाम, दंड और भेद। साम शक्ति को प्रयोग में लेने वाली 4 शक्तियां हैं। शक्ति को प्रयोग में लेने वाली शक्तियां, शक्ति को
प्रयोग में लेने वाली पद्धतियां, लेने वाली पद्धतियां। पहली पद्धति हम ये कह सकते हैं कि साम, जिसको हम ये कह सकते हैं समझाना। साम, दाम, दंड और भेद, ये वर्तमान में नहीं, प्राचीन काल से ये पद्धतियां चली आ रही है। साम का मतलब होता है समझाना, साम का मतलब होता है समझाना, समझाना। दाम का मतलब होता है प्रलोभन देना, दाम का मतलब प्रलोभन, प्रलोभन, प्रलोभन। और दंड, दंड का मतलब होता है दंड की धमकी है, चेतावनी, दंड की धमकी या चेतावनी। चौथा होता भेद, भेद का अर्थ होता है बल प्रयोग शक्ति। बल प्रयोग शक्ति, बल प्रयोग या शक्ति, आप कह सकते हैं षड्यंत्र, षड्यंत्र। इन तीनों का सार, इन तीनों का सार। तो निश्चित तौर पर शक्ति के प्रयोग में लेने वाली कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को प्रभावित करना है, कोई व्यक्ति को ऊपर अपना अधिकार कायम करना है, तो निश्चित तौर पर उसको समझाइए, आपको ऐसा नहीं करना है, आप हमारे अधीन आ जाइए। अगर वो नहीं समझता है, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखना है, तो उसको आसानी से हम समझाएंगे। अगर फिर समझाने से भी वो नहीं मानता है, तो उसको लालच दे, उसको पुरस्कार करे, पुरस्कृत करे, या उसको लालच दे, वो चाहे किसी प्रकार का लालच दो, पैसे के आधार पर दो, पद का लालच दे, तो उसको प्रलोभन दे, पुरस्कारित करे। अगर फिर भी वो नहीं मानता है, तो उसको दंड दे, धमकी दे, चेतावनी दे। फिर भी वो नहीं मानता है, तो बल प्रयोग कीजिए, शक्ति का प्रयोग कीजिए। और फिर भी वो नहीं मानता है, तो साम दाम दंड भेद के माध्यम से जो अंतिम सार होता है षड्यंत्र, उसमें जिस प्रकार से गुप्त रहस्य और गुप्त रहस्य के माध्यम से उस पर षड्यंत्र रचकर उस पर घात लगा के बैठे, तब जाकर वो अपनी बातों को मानेगा, अपने अधीनस्थ होगा। और निश्चित तौर पर वर्तमान में इन चार पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। साम दाम दंड और भेद। साम का मतलब समझाना होता है, दाम का मतलब प्रलोभन होता है, दंड का मतलब शक्ति होती है या चेतावनी होती है, और भेद का मतलब बल प्रयोग या उसको डराना या धमकाना। तो निश्चित तौर पर समझाना। देखिए साम का अर्थ क्या होता है। शक्ति के प्रयोग में लाने का सबसे आसान तरीका है, शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे आसान तरीका समझाना है। अगर ये शक्ति को प्रयोग में लाने वाला सबसे आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर एक देश के समझाने से ही दूसरा देश उसकी बात मान लेता है, एक देश द्वारा दूसरे देश को समझाने मात्र से ही वो बात मान लेता है, तो उसका परिणाम स्थायी होता है, अगर राष्ट्र के राजनीतिक प्रतिनिधि अन्य विरोधी राष्ट्रों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपने सुझाए तरीके के अनुसार व्यवहार करने के लिए कहे और इसके लिए वह तर्क और
एक राष्ट्र को अपने दृष्टि या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए चातुर्य बल चतुराई के माध्यम से उसको समझे और उन शक्तियों चातुराई के माध्यम से उसको अपनी ओर आकर्षित करे, यही समझाना होता है। दूसरा है प्रलोभन देना। शक्ति को प्रयोग में लाने की दूसरी विधि प्रलोभन है। एक देश दूसरे देश को मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिश करता है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो। कोशिश करता है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भूप्रदेश, सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण सुविधा आदि का प्रलोभन भी दे सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं तो उसमें आर्थिक आधार पर, भौतिक आधार पर या राजनीतिक आधार पर या उसके सैनिक अड्डे या उसको आर्थिक सहायता देकर उसको अपनी ओर अधीनिस्थ करे या अपनी ओर आकर्षित करे और निश्चित तौर पर वो अन्य राष्ट्र की सहायता करेगा तो वो उसकी ओर आकर्षित होगा, अर्थात उसको प्रलोभन के माध्यम से वो अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा। उसी प्रकार हम ये कर सकते हैं दंड की धमकी या चेतावनी देना। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा साधन दंड की धमकी देना है। यदि एक देश समझाने और प्रलोभन के बावजूद वह कार्य करता है जिससे दूसरे देश व्यवहार से मानता है तो फिर उस देश को दंड की धमकी दी जाती है, परंतु दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी केवल धमकी दी जाए, उसे प्रयोग में नहीं दिया जाए। मात्र उसको धमकी देके उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तीसरा है भेद, जिसको बल प्रयोग कह सकते हैं, षड्यंत्र कह सकते हैं। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम साधन बल है। दंड को विरोध के रूप में धमकी दी जाती है, लेकिन जब सचमुच इस धमकी को प्रयोग में लाया जाता है तो यह बल प्रयोग बन जाती है। बल प्रयोग केवल उस समय होता है जब संबंधित राष्ट्र को समझाने से या प्रलोभन से या धमकी से अपनी आचरण को बदलने के लिए बातें नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर बल का प्रयोग कभी किया जाता है तभी शक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। इन पद्धतियों के माध्यम से वह व्यक्ति नहीं मानता है, वो राष्ट्र नहीं मानता है, तो फिर बल प्रयोग शक्ति के माध्यम से उसको समझाया जाता है और वो आसानी से उसको मान लेता है। फिर भी नहीं मानता है तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई होगी और व्यवस्था होगी और युद्ध की स्थिति हो जाएगी। आप शक्ति के प्रयोग में लेने वाली पद्धतियों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में आप शक्ति को नापने के तरीके वो देखेंगे। शक्ति को किस प्रकार से नापा जा सकता है, किस प्रकार से का प्रयोग करना है। शक्ति को नापने के तरीके या मापने के तरीके शक्ति को नापने के पहली शक्ति का प्रयोग शक्ति में अनुमान और वास्तविकता में अंतर। पहला जो मापने का तरीका है शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर। पहला देखिए शक्ति में अनुमान, शक्ति में अनुमान और वास्तविकता में अंतर। और वास्तविकता में पहला शक्ति को मापने का पहला तरीका है शक्ति का अनुमान। व्यक्तियों को यह भ्रम रहता है कि ये देश इतना शक्तिशाली है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता है, या हम ये सोच लेते हैं ये राष्ट्र इतना कमजोर है फिर भी वो राष्ट्र ज्यादा शक्तिशाली बन बैठता है। तो उनकी अनुमान और वास्तविकता में कितना है, एक तो हम अनुमान लगाए और वास्तविकता
है वो कितना शक्तिशाली है, उस शक्ति के आधार पर शक्ति का अनुमान लगाया जाएगा, उसकी सही दिशा, सही पावर का आकलन कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसमें शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर को, शक्ति को नापते समय राष्ट्र की वास्तविक शक्ति को नापते समय राष्ट्र की वास्तविक शक्ति तथा अनुमानित शक्ति में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए। एक तो अनुमान और वास्तविक शक्ति में ज्यादा अनुमान नहीं होना चाहिए। हम अनुमान तो ये लगा ले भाई ये बहुत ही कमजोर है, और वो जब हम उस पर किसी प्रकार का प्रहार किया जाए हम करते हैं तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, हमारी हार हो जाए। तो ऐसा उनमें अंतर थोड़ा बहुत योग 19-20 का अंतर होना चाहिए। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह दूसरे देश के व्यवहार को कितना प्रभावित करता है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि दूसरे राष्ट्र उसकी शक्ति को क्या अनुमान लगाता है। भाई कई बार ये होता है कि शक्ति वो कितने शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहार में वो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन वो वास्तविकता में बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसकी वास्तविक और अनुमानित शक्ति का आंकलन लगाना भी आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट है शक्ति सापेक्ष होती है। दूसरा शक्ति सापेक्ष शक्ति सापेक्ष होती है। शक्ति सदैव सापेक्ष होती है। प्रत्येक राज्य कुछ राज्यों से अधिक शक्तिशाली तथा कुछ राज्यों के बराबर तथा कुछ से राज्यों की तुलना में शक्तिहीन होता है। शक्ति सापेक्ष होती है। कई राष्ट्र किसी राज्य से या किसी देश से ज्यादा शक्तिशाली होता है, किसी से कम होता है और किसी के बराबर होता है। तो निश्चित तौर पर शक्ति सापेक्ष होती है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, शक्ति सदैव सापेक्ष होती है। प्रत्येक राज्य कुछ राज्यों से अधिक शक्तिशाली, कुछ राज्यों के बराबर तथा कुछ राज्यों की तुलना में शक्तिहीन होता है। एक ही राज्य एक ही समय में अन्य राज्यों से शक्तिशाली तथा दूसरे राज्य से शक्तिहीन हो सकता है। तो हमेशा शक्ति सापेक्ष होती है, बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकती है। तो ये तीन होते हैं। तो निश्चित तौर पर इन तीन आधारों पर हम ये कह सकते हैं जब एक राष्ट्र की है, एक देश की या एक राज्य किसी राष्ट्र से बराबर हो, कभी उससे अधिक हो या उससे कम हो, तो निश्चित तौर पर शक्तिशाली भी हो सकता है और शक्तिहीन भी हो सकता है। ये तीनों बातें होगी तभी शक्ति सापेक्ष होती है। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं तुलनात्मक समरूप। तुलनात्मक समरूप आकलन करके उसकी तुलना करके एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र की तुलना करके भी हम शक्ति का पता लगा सकते हैं। देखिए शक्ति का निर्धारण तुलना के आधार पर भी किया जा सकता है। एक राष्ट्र की शक्तिशाली बनाने वाले तत्वों को ध्यान में रखकर दूसरे देश की तुलना आसानी से कर सकते हैं। जो राज्य के संसाधन है, एक राज्य के संसाधनों से उसकी शक्ति के उनके जो आर्थिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर उनका आकलन करके भी अनुमान लगाकर भी तुलना कर सकते हैं और हम आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये राष्ट्र ये राज्य कितना शक्तिशाली है, उसकी जरूरत क्या है। चौथा कह सकते हैं शक्ति का विश्वसनीयता होना। शक्ति की प्रसिद्धि, शक्ति विश्वसनीयता हो तभी वो उसके आकलन किया जा सकता है। शक्ति का विश्वसनीय होना। चौथा है शक्ति का विश्वसनीय होना, यानी जो राष्ट्र की शक्ति की तुलना करते हैं वो विश्वसनीय हो, तब जाकर उसकी शक्ति को मापा जा सकता है। चौथा है शक्ति के विशिष्ट स्वरूप का महत्व। शक्ति के विशिष्ट
स्वरूप का महत्व होना। श्रोता हम ये कह सकते हैं शक्ति का विस्तृत स्वरूप होना चाहिए, अद्भुत स्वरूप होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम शक्ति को आसानी से माप सकते हैं। तो देखिए, यदि एक राष्ट्र के पास परमाणु शस्त्रों का भारी संग्रह है, अगर एक राष्ट्र के पास तो बच्चों हमारा चल रहा था कि शक्ति का विश्वसनीय होना और शक्ति का विशिष्ट स्वरूप का महत्व होना। और निश्चित तौर पर शक्ति को मापने में जो पांचवा तरीका है उसका विशिष्ट स्वरूप और विशिष्ट स्वरूप के साथ साथ उसका महत्व भी होना चाहिए। वो देखिए, यदि एक राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्रों का भारी संग्रह है और उसका विरोध यह मानता है कि वह उनका प्रयोग उसके विरुद्ध नहीं करेगा, तो उन शस्त्रों का संग्रह व्यर्थ है। यदि एक राष्ट्र के पास विनाशकारी सामान्य शस्त्र है और उसका विरोधी यह मानता है कि किसी भी समय वह उनका प्रयोग उसके विरुद्ध कर सकता है, तो वह कम विनाशकारी सामान्य शस्त्र परमाणु शस्त्रों से अधिक प्रभावित करने वाला होता है। तो निश्चित तौर पर शक्ति परिवर्तनशील है। इसके बाद में जो छठा पॉइंट है, शक्ति परिवर्तनशील है। शक्ति परिवर्तनशील है। शक्ति परिवर्तनशील है। यदि आज कोई देश सर्वोच्च शक्तिशाली है तो आने वाले समय में भी वह शक्तिशाली ही होगा, यह आवश्यक नहीं है। तो शक्ति हमेशा परिवर्तनशील है। हम ये कहें कि आज जो देश शक्तिशाली है, पावरफुल है, वो आने वाले समय में भी पावरफुल रहेगा, ये जरूरी नहीं है। तो शक्ति को मापने के जो अच्छे तरीके हैं वो देखिए। और कौन से, एक बार फिर अपन रिपीट करते हैं, शक्ति में अनुमान और वास्तविकता में अंतर। जो हम उसका अनुमान लगाते हैं और उसकी जो हकीकत होती है उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में शक्ति सापेक्ष होती है। शक्ति हमेशा सापेक्ष होती है। कोई भी देश समान नहीं होता है। एक राष्ट्र शक्ति कभी कभी बराबर भी हो सकती है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की बराबर भी हो सकती है, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली भी हो सकता है, और या फिर वो शक्तिहीन भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर शक्ति सापेक्ष होती है। तुलना के आधार पर भी हम शक्ति को माप सकते हैं एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मनोवैज्ञानिक आधार से हो, चाहे भौतिक आधारों से हो, चाहे उनके संसाधनों के आधार पर भी हम उसकी तुलना के आधार पर उसका आकलन कर सकते हैं। फिर शक्ति का विश्वसनीय होना। शक्ति का अपना यश होना चाहिए। शक्ति का चारों तरफ यशोगान होना चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, तब जाकर उसका सही आकलन कर सकते हैं। शक्ति के विशिष्ट स्वरूप का होना कि जैसे अस्त्र शस्त्रों वाले बड़े विनाश का इजहार किया रखते हैं, उनमें उसका विशिष्ट महत्व होता है, और कई के पास सामान्य होता है, उनमें कम महत्व होता है। और हमेशा कम सामान्य महत्व वाले या कम महत्व वालों को ये डर रहता है कि कभी भी अपने पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए वो उसके प्रभाव में बना रहता है। और शक्ति परिवर्तनशील होती है। तो निश्चित तौर पर शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है। आज का लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।